दोस्तों नेटो सॉइल के ऊपर रशियन ड्रोन्स का स्ट्राइक हुआ है। जी हाँ, इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या नेटो यहां पर आर्टिकल 5 इन्वोक करेगा? क्या कलेक्टिव डिफेंस को कॉल करेगा? अब देखिए, रोमानिया तो कह रहा है नेटो को कि कृपया करके हमें और मदद दे एंटी ड्रोन में। कारण है रशियन ड्रोन रोमानिया के अंदर जाके हिट किए हैं। अब वैसे वो कह रहे हैं नहीं नहीं, रशिया से गलती हो गई है, 10 किलोमीटर ही तो अंदर आए बॉर्डर से, तो मिस्टेक हो सकता है, दोबारा ऐसा मत करना। दोस्तों सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे दिख रहा है ये केवल एक मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी हो सकता है। आज तक इतने 4 साल हो गए इस वॉर के, लेकिन रशियन ड्रोन्स ने नेटो कंट्रीज के ऊपर अगर आप देखें तो इस प्रकार का कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ था जिसमें कैजुअलिटीज हुए थे, जिसमें लोग घायल हुए हैं। कल दोस्तों 2 लोग घायल भी हुए हैं। रशियन जो ड्रोन था अगर आप देखिए तो जिरान 2 ड्रोन, यानी कि शायद ड्रोन का रशियन इक्विवेलेंट है, उससे हमला हुआ और उसके साथ एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। पहली चीज है, कल यूक्रेन के पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया, यानी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम यूरोप से $90 बिलियन का, 90 बिलियन यूरोज का लोन पैकेज लेंगे, जिसमें अगर आप देखें तो 45 बिलियन यूरो 2026 में मिलेगा, 45 बिलियन यूरो 2027 में मिलेगा। यानी कि ये जो पीस मील अप्रोच होता है कि इस महीने थोड़ा दे दिया, फिर अगले महीने पैसे अटक गए, फिर उसके अगले महीने कुछ आया, वैसा कुछ नहीं। कंटिन्यूअस सपोर्ट है यूक्रेन के लिए यूरोप से। और इसके साथ यूक्रेन की बात करें तो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर 100 बिलियन यूरो को पार करेगा इस साल। भारत के डिफेंस बजट से भी ये ज्यादा है। और इसके साथ साथ जैसे ही पैसा आया, जेलेंस्की निकल गए शॉपिंग करने और वो चले सीधा का सीधा स्वीडन में, जहां पे उन्होंने ग्रिपिन, जी हाँ, जो फाइटर जेट्स है, वो स्वीडन से 16 डोनेट करवाएंगे और 20 खरीदने भी वाले हैं इसी पैसों से। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ये रशिया के लिए पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है उसको कॉम्प्लिकेट करता है। और जिस दिन ये 2 चीजें हुई हैं, उसी दिन तीसरी चीज हुई है कि यूरोपियन यूनियन के नेटो मेंबर के कंट्री के अंदर इस प्रकार का अगर आप देखें हमला हुआ है या मिस्टेक हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे चाहें वैसे देख लें। आप देख सकते हैं यूक्रेन 20 नए ग्राइपन जेट्स खरीदेगा, स्वीडन अगर आप देखें तो वो 16 अन्य और ग्रिपन जो अपने पुराने हैं वो ग्रिपन जेट्स डोनेट करने वाला है। इसके सिवा यूक्रेन ने कहा पैसा बहुत है, लॉन्ग टर्म डील भी करेंगे, 150 ग्रिपन ही खरीदने वाले हैं। अब दोस्तों ये ग्रिपन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मिटियोर मिसाइल्स, जो कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी इसमें लगाए जाते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो यूक्रेनियन एयर स्पेस है उसके ऊपर जो रशियन प्लेन्स आते हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। अगर आप मिटियोर की बात करें तो इसका 120 किलोमीटर का ऑपरेशनल रेंज बताया जाता है, वेरिएंट्स के ऊपर है, 200 किलोमीटर तक भी है, लेकिन नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। और इसके साथ जो रशियन ऑपरेशन हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं किंजल मिसाइल जो रशिया फायर करता है मिग 31 के से, वो प्रॉब्लम में आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप किंजल मिसाइल की बात करें तो उसका रेंज बहुत है, 1500 से 2000 किलोमीटर है। वो समस्या में नहीं है क्योंकि वो बहुत पीछे से भी रशिया फायर कर सकता है। मेन समस्या होने वाली है रशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, वो है दोस्तों ग्लाइड बॉम्ब। जो रशियन सुखोई SU-34 जेट्स हैं, वो इस प्रकार से ग्लाइड बॉम्ब ड्रॉप करते हैं और इनका रेंज 40 से करीबन 100 किलोमीटर के बीच में है। इस वजह से जो ये सुखोईज हैं, इनको यूक्रेनियन एयर स्पेस में डीप इनसाइड एंटर करना पड़ता है। और ये प्लेन्स जब इस प्रकार के बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं पुतिन, जो कि जेलेंस्की स्वयं कह रहे हैं, ये एरियल बॉम्ब सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि सबसे ज्यादा हमला इनसे होता है और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो ये ग्लाइड बॉम्ब्स को बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा इन ग्रिपिन फाइटर जेट्स में, जिनमें इस प्रकार से एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज आप देख सकते हैं मिटियोर मिसाइल भी है और इसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर है। यानी कि जो सुखोई जो आ रहे हैं ग्लाइड बॉम्ब्स ड्रॉप करने, उनके लिए ऑपरेशनल चैलेंज बढ़ने वाला है, जो कि अगर आप देखें तो रशिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और उसी दिन आप देख सकते हैं ड्रोन अपार्टमेंट ब्लॉक में हिट किया नेटो मेंबर रोमानिया में। अगर आप देखें तो रोमानिया का बॉर्डर इस प्रकार से यूक्रेन से लगता है, ये वेस्टर्न पार्ट में, और यहां पे अगर आप देखें तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी काफी लंबा बॉर्डर लगता है।
तो यहाँ पे रशिया अपने ड्रोन से कुछ यूक्रेन वाले पार्ट में ऑपरेशंस कर रहा था। उस वक्त अगर आप देखें तो बॉर्डर से बस 10 किलोमीटर अंदर घुस के रोमानिया में इस प्रकार का हमला हुआ है, और इसके साथ अगर आप देखें तो 2 लोग इस वक्त अगर आप देखें तो घायल भी है, और ये पहली बार हुआ है जब नेटो कंट्री का ब्लड बहा है। अब जो ये सब हुआ, इसके साथ पहला रिएक्शन यही होना चाहिए, नेटो जो कहता है आर्टिकल 5, लेकिन नेटो को साफ सूंघा हुआ है। कारण बड़ा सरल है, नेटो बड़ा खुश है जब तक ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। जिस दिन ये कन्वेंशनल वॉर नेटो वर्सेस रशिया हो गया, उस दिन समस्या बढ़ती है। क्या कारण है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा 31 मई को हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। ऑल टाइम लोएस्ट एवर प्राइस है। जी हाँ, 16,999 रुपए में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें अगर आप देखें तो फ्री एक्सटेंशन भी आपके उसके साथ ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 109 से अधिक कैंडिडेट हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिल रहा है। बहुत सारे नए बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सारे ही बैचेस, सारे ही कोर्सेज का एक्सेस है। आप हिंदी, इंग्लिश जिसमें देखना चाहें उसमें कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रशियन ड्रोन्स ने जो रोमानिया में किया है। तो रशियन ड्रोन ने दोस्तों एक अपार्टमेंट बिल्डिंग था जिसमें लोग रहते थे, उसके रूफ में जाके एक शाहिद ड्रोन या जेरान 2 ड्रोन रशियन वर्जन स्ट्राइक किया है। वेस्टर्न मीडिया कह रही नहीं नहीं क्रैश हुआ है। अब वो केमिकाजे ड्रोन है, क्रैश करेगा तो भी फटेगा। अब जैसे बोलना है बोल लीजिए, लेकिन बॉटम लाइन है रोमानियन सिटी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको गलाटी, ये बिल्कुल यूक्रेन का यहाँ पे बॉर्डर है, साउथ ईस्टर्न बॉर्डर उसके पास से लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पे अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन का, जो कि वहीं पर अगर आप देखें तो रशिया उस पर हमला कर रहा था। इस्माइल पोर्ट एरिया है डैन्यूब रिवर के ऊपर, जिसके ऊपर हमला रशिया कर रहा था, और उसी वक्त कुछ ड्रोन या एक ड्रोन इस प्रकार से बॉर्डर पार करके थोड़ा सा रोमानिया में भी स्ट्राइक करके गया है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ड्रोन ऑब्वियसली जैसे ही इंपैक्ट करता है उसके बाद ये फट जाता है, तो उसके साथ 2 लोगों गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो रोमानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत कहा कि ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल कदम है, ग्रेव एस्केलेशन हो सकता है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, और रोमानिया ने कहा डिप्लोमेटिक मेजर से इसका हम कहीं ना कहीं देखेंगे कैसे जवाब देना है। नेटो को भी बोला देखो अब हमारे ऊपर ड्रोन्स आ रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, जल्दी से हमें एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज दो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कोई आर्टिकल 5 जो नेटो का है, म्यूचुअल डिफेंस, एक दूसरे के लड़ने के लिए लड़ने आ जाएंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मानो जैसे नेटो देश कह रहे हैं ना जी, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं इन सभी चीजों से। भूलिएगा मत, ये पहला इंसिडेंट है। ड्रोन्स तो देखिए आ जाते हैं नेटो एयर स्पेस में, लेकिन इंपैक्ट करें इस प्रकार से जिसमें लोग घायल हो जाएं, ये उसका पहला इंसिडेंट है जब रशिया ने इस प्रकार से अगर आप देखें तो एस्केलेशन किया है। अब कहने को जो लोकेशन है वो कह रहा है जी ये मिस्टेक हो सकता है, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या मिस्टेक है या मैसेज है आप उसको समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो 2 मेजर EU लिंक्ड इवेंट्स कल ही हुए हैं। जी हाँ, कल जब हमला हुआ है उसी वक्त हुआ है, पहले इवेंट्स हुए हैं और फिर ये अटैक हुआ है या क्रैश हुआ है, आपके जैसे देखना है आप देख सकते हैं। EU फंडिंग दोस्तों कल जो यूक्रेन को 90 बिलियन यूरोज का लोन EU देने वाला है, वो कल यूक्रेन के पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया है। और इसके साथ जैसे ही पैसा आया है, ज़ेलेंस्की पैसा आने के पहले ही निकल गए शॉपिंग स्प्री में, और यूक्रेन स्वीडन के बीच में ग्रिपेन फाइटर जेट डील हुआ है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये अटैक क्या डेलिब्रेट सिग्नलिंग है रशिया की तरफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। EU का जो लोन मनी है उसी से मत भूलिएगा, ये स्वीडिश जेट भी वो खरीदने वाले हैं। तो यहां पे रोमानिया पे जो स्ट्राइक हुआ है, जो कि EU का सदस्य है, नेटो का भी सदस्य है, ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि रशिया कह रहा है कि कलेक्टिव यूरोपियन पनिशमेंट दिया जाएगा पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को, ऐसा अगर आप यूक्रेनियन मीडिया की माने। लेकिन यहां पे आपको बता देता हूं, जिन ड्रोन्स की बात हो रही है, जेरान 2 ड्रोन्स जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये बेसिकली रशियन वर्जन ऑफ शाहिद ड्रोन्स हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो इनमें बड़ी जानी मानी प्रॉब्लम बताई जाती है, और वो है कि नेविगेशन के लिमिटेशंस होते हैं लो एल्टीट्यूड में बॉर्डर्स के आसपास। तो स्ट्राइक भी जो हुआ है वो यूक्रेनियन बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। अब नेटो कंट्री यही बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोमानिया कह रहा है नहीं 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 ये जानबूझ के हुआ है, हमको एंटी ड्रोन वेपन्स वगैरह दो। लेकिन यूक्रेन कह रहा है नहीं नहीं ये मैसेज है तुम सबके लिए,
देख लो, तुम सबको वार्निंग दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। बेसिकली यूक्रेन चाहता है कि उसके वॉर में पूरा यूरोप आ जाए, तभी कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का इस वॉर में वो काम करेगा। तो यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हुई है उनमें से है ईयू फंडिंग आया है यूक्रेन को। ईयू ने कमिट किया 90 बिलियन यूरो का लोन पैकेज जो कि 2 साल में दिया जाएगा, 2026 और 2027, जिसमें से 45 बिलियन यूरो यानी आधा अभी 2026 में देंगे और 45 बिलियन यूरो 2027 में देंगे। जो पहला लोन का ट्रांच है वो 3.2 बिलियन यूरो का है, वो अभी इसी महीने के अंत में मई एंड आने वाले 1-2 दिनों में मिल जाएगा या मैक्सिमम जून फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। और इसके साथ लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल मिलिट्री एड यूक्रेन को मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक क्या था, एडहॉक डोनेशन था, जब मन हुआ तब दे दिया, जब मन नहीं हुआ तब नहीं दिया, पैसे आए तो दिया, नहीं हुआ तो दे दिया। तो इस प्रकार से जो एडहॉकिज्म था वो खत्म होके प्रेडिक्टेबल पैसा आ गया है, जिससे यूक्रेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अपने वॉर में कर सकता है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कल ही अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं आप, कल ही पास हुआ है 28 में का ये न्यूज है। यूक्रेन ने रेटिफाई किया 90 बिलियन ईयू लोन पैकेज, जिससे वो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है। इसके साथ अगर आप देखें तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कहना है जो 45 बिलियन यूरो मिल रहा है उसमें से करीबन 32 बिलियन यूरो डिफेंस स्पेंडिंग में करेंगे और बाकी 13 बिलियन यूरो जो बजट डेफिसिट वगैरह है उसको सेटल करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों यूक्रेन का ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग इस साल $100 बिलियन के आंकड़े को पार करेगा। ये दोस्तों भारत के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। यूक्रेन जैसा देश भारत से ज्यादा स्पेंड कर रहा है। इंडिया का बजट 85.5 बिलियन है, जर्मनी का भी बजट इतना ही कुछ है। उस रेंज को पार करते हुए यूक्रेन स्पेंडिंग कर रहा है क्योंकि पैसा ऊपर से आ रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ जो रोमानिया इंसिडेंट हुआ वो एग्जैक्ट उसी नाइट हुआ जिस दिन ये बजट यूक्रेन ने पास किया, और इसी पैसे के बजट को पास होने के पहले जेलेंस्की उसी पैसों से ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदने वाले थे, वो भी कल ही हुआ। और उसके बाद रशिया ने ये सो कॉल्ड रोमानिया पे ड्रोन से हमला हुआ है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उन्हीं पैसों से जेलेंस्की पहुंच गए स्वीडन और वो बोले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साहब, ग्रिपेन जो हम लेना चाह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करेगा। जिसमें स्वीडन ने कहा कि 16 यूज्ड ग्रिपेन आपको हम देंगे अर्ली 2027 तक, और उसके बाद यूक्रेन 20 नए ग्रिपेन ई एंड एफ मॉडल्स खरीदेगा। पैसे की कमी है नहीं, पैसा आ गया है यूरोपियन यूनियन से, तो उन्हीं पैसों से वो ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदेगा। लॉन्ग टर्म एम्बिशन है 100 से 150 ऐसे ग्रिपेन फाइटर जेट्स वो खरीदेगा। यूक्रेन कह रहा है दोस्तों 2.5 बिलियन यूरो जो उसको ईयू यूक्रेन सपोर्ट लोन से मिला है वो अभी ही दिया जाएगा स्वीडन को, ताकि वो अपने जो 20 नए ग्रिपेन ईएफ फाइटर जेट्स हैं उसके लिए स्टार्टिंग ऑर्डर प्लेस कर सके। ग्रिपेन्स दोस्तों आपको बता देता हूं मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, डिस्पर्स्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, बड़ा ही शॉर्ट रनवे होता है, प्लेन भी छोटा ही है, रैपिड टर्न अराउंड है, तुरंत अगर आप देखें तो 10 मिनट में हवा में हो जाता है, एडवांस यूरोपियन वेपन्स जैसे मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ कंपैटिबल है, जिस वजह से ग्रिपेन जब उसमें मिटियोर होगा तो जो यूक्रेन की एबिलिटी है उन रशियन एयरक्राफ्ट्स की, जो कि अगर आप देखें तो SU-34 वगैरह जो कि ग्लाइड बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं, वो ग्लाइड बॉम्ब जिनको अगर आप देखें तो 60-70 किलोमीटर टारगेट से दूरी बनानी पड़ती है, उन जो यानी कि डेफिनेटली यूक्रेनियन टेरिटरी में डीप इनसाइड वो आ जाते हैं, तो उन प्लेन्स के लिए, उन SU-34 के लिए ये एक चैलेंज पेश करेगा ग्रिपेन विद मिटियोर। साथ साथ दोस्तों मिग 31 हैं जो कि किंजल मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, उनके लिए खास समस्या नहीं है, वो थोड़ा दूर से ऑपरेशन कर सकते हैं, वो खास समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो इन ग्लाइड बॉम्ब से होता है। जिस प्रकार का इनका डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी होता है वो अनमैच्ड होता है। ओवरऑल पैकेज जिस प्रकार से यूक्रेन को ग्रिपेन का मिल रहा है उससे उसका डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों ही रीच एयर स्पेस में बढ़ने वाला है। रशियन एयर ऑपरेशंस पूर्ण रूप से कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, तो उसको जवाब देना तो देखिए एक तरीके से बनता था। खैर रशिया ने नेटो एयर स्पेस के अंदर घुस के एक अपार्टमेंट में हमला सो कॉल्ड कर दिया या मिस्टेक कर दिया, क्रैश हो गया, जो भी है एक चीज दिख रही है कि नेटो और ईयू में थोड़ी सी बेचैनी है। नेटो और ईयू बड़े खुश हैं जब तक ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। प्रॉक्सी भी क्या है, खुलेआम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नेटो और यूक्रेन दोनों में जुगलबंदी है, ये दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है, सबको मालूम है, कोई चोरी छुपे नहीं हो रहा। ईरान में जैसे रशिया बैक साइड बैक चैनल से सपोर्ट दे रहा है या चाइना दे रहा है, वैसा कुछ नहीं है, खुलेआम सपोर्ट दिया जा रहा है। अब नेटो और ईयू दोस्तों उनके पास एपेटीट नहीं है कि वो डायरेक्टली रशिया के साथ फुल स्केल वॉर में लड़े। प्राइमरी रीजन क्या है,
देखिए, जब तक यूक्रेन है तब तक रशिया बंधा हुआ है, क्या न्यूक्लियर वेपन यूज करें नहीं करें। लेकिन एक बार नेटो के साथ लड़ाई हो जाएगी तो रशिया का न्यूक्लियर डिटरेंट खुल के सामने आ जाएगा। रशिया की पॉलिसी यही है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, जिसमें वो लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेगा मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ, और एडवर्सरी को कहेगा देखो अभी तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो यूज किया है, कल को बड़े वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे, ये पाव किलो वाले, पाकिस्तानी शब्द में बोले, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना, वो 1.5-2 किलो वाले न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किए जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप देखें तो नेटो सर्टेन रेड लाइंस क्रॉस नहीं करना चाहता है। नेटो जानता है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट यदि रशिया के साथ हो गया तो न्यूक्लियर एस्केलेशन है, क्योंकि मॉस्को कहेगा कि हमारे लिए क्रिटिकल थ्रेट है नेटो के साथ डायरेक्ट वॉर। कारण है उसका ऐसा कैलिनिंग्राड एक्सक्लेव है जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से नेटो से घिरा हुआ है, तो वो कहेगा हमारा कैलिनिंग्राड ये लेने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए मजबूर हैं। और एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज होता है, यानी रशिया की और अमेरिका की जुबानी में बोले तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कारण है बड़ा क्लियर है, दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो चल गए तो दुनिया खत्म है और इसमें कोई विनर नहीं होगा। तो वो वेस्ट, वो नेटो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छा खासा ठीक ठाक चल रही है, रशिया तो ऑलरेडी वॉर में उलझा हुआ है, वो क्यों ये रिस्क लेंगे। वेस्टर्न स्ट्रेटेजी बड़ा क्लियर है, डेटरेंस एंड कंटेनमेंट, जिसमें वो कहते हैं यूक्रेन को शक्तिशाली करो, यूक्रेन के साथ उसको इतनी शक्तिशाली करो, उसको इस प्रकार का इंटेलिजेंस सपोर्ट दो कि यूक्रेन नेटो कंट्री जैसा ही लड़े, लेकिन नेटो बैकिंग डायरेक्टली ना हो, नेटो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो, बैकिंग जरूर डायरेक्ट रखो। तो इसके साथ अगर आप देखें तो इसके द्वारा वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बिलो रहना चाहते हैं। तो यहां पे यदि नेटो कहेगा हम आर्टिकल 5 रशिया के खिलाफ इन्वोक करते हैं तो उसी वक्त रशिया न्यूक्लियर कार्ड खेल देगा। तो ये कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में प्रॉपरली नहीं बैठ रही। तो रशिया ने सॉर्ट ऑफ, हो सकता है उसका भी टेस्ट यहां पे किया हो, अन्यथा मिस्टेक भी देखिए कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर हुई हो। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा।